हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कमिंग अप विद दिस न्यू सीरीज़। एक नई सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी आप सभी के लिए और बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ होगी ये अपने आप में। बिकॉज आपने देखा होगा कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थीम क्वेश्चंस वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, उसके साथ साथ ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज क्वेश्चन तो उसी नेचर का आ जाता है, बट ऑप्शन से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऑप्शंस की डिटेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ उसकी डिटेलिंग, सारे ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी इंटरलिंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस कारण से ये सीरीज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए होगी। आप देखेंगे सारे ही क्वेश्चंस को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। इसकी इसी प्रकार से आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे एज डिफेंस पे। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पे जाइए और एज डिफेंस सर्च कर सकते हैं और वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इसकी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे सारे ही क्वेश्चंस की। एक आपसे अपेक्षा क्या होगी कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आएँ। जैसे आपने देख लिया कि इस वीडियो में हम CDS 1 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, मेनली क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आ सकते हैं। उससे आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज़ होगी। तो हम इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ सारे ही ऑप्शंस को हम डिटेलिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए CDS 1 2024 के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद ये है कि हम स्टार्ट करें CDS 1 2023 से। इसके बाद हम CDS 2 2023 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर CDS 1 2022 को और फिर CDS 2 2022 को। ये चार करने के बाद मैं आपके साथ 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार से हम उन नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे 2024 के पेपर में। आपकी जो अपकमिंग CDS एग्जाम है उसके लिए ये सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कंटेंट पे आ जाते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में जो आए हैं वो एज इट इज़ वही क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, इसकी डिटेल जो PDF है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम द मनसबदार फैमिली। और ये आपके सामने ऑप्शंस है, कुछ आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स दिए गए हैं, रंपा रेबिलियन, गुडेम अपराइजिंग, रंपा रेबिलियन एंड ट्राइबल तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल। इसमें देखिए हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ये सब पे भी बात करेंगे, जहाँ पर वर्क करेगी वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने का एक और मकसद है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक वन ऑफ दी, और हिस्ट्री स्पेसिफिकली कहें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो आप देखेंगे कि मैं यहीं पर आपको रिपीटेशन दिखाऊंगा, क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीटेशन, साथ ही साथ ऑप्शन से कैसे रिपीटेशन होते हैं वो भी आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो लॉजिक तो यही कहता है कि यहाँ पर भी हमें रंपा रेबिलियन देखने के लिए मिलता है, यहाँ भी रंपा रेबिलियन देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो रंपा रेबिलियन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम रंपा रेबिलियन की बात करते हैं तो ये 2 बार क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इससे हमें एक सिंपल सा आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये 2 बार हुआ होगा, यानी 1879 से और 1922 टू 24 हमें देखने के लिए ये मिलता है, यानी 2 बार हमें ये देखने के लिए मिलता है। कोई भी हम रेवेलियन, रिवोल्ट, ये सब या अपराइजिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी एरिया, कहाँ पर ये हुई थी। बिकॉज अगर हमें एरिया पता होगी तो हम उसकी आइडिया लगा सकते हैं इंडिया के मैप पे कि हाँ कहाँ पर ये हुआ होगा। तो बेसिकली अगर नाम से भी आप देखेंगे तो रंपा से आपको साउथ का नाम, स्पेसिफिकली तेलुगु और समथिंग रिलेटेड टू दैट आपको ध्यान आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश में देखने के लिए आपको मिलती है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको खोंड ग्रुप देखने के लिए मिलती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी खोंड अपराइजिंग की भी हम बात करेंगे जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। तो अभी अगर हम बात करते हैं खोंड ग्रुप की, तो खोंड ग्रुप में सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से एक सेक्शन कोया है, एक सेक्शन रेड्डी है, और इनकी रिवोल्ट हमें देखने के लिए मिलती है 1879 टू 1880 में। तो इसी फेज में आपको देखिए कोया और कोंडा ट्राइबल चीफ्स देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन 1 दैट इज रंपा रेबिलियन 1879 टू 1880 देखने के लिए मिलेगा। आपने देखिए रंपा रेबिलियन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने अलूरू सीताराम राजू के बारे में पढ़ा होगा, तो वो आपका बेसिकली यहाँ से हो जाएगा, यानी सेकेंड वाले फेज से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पहले फेज की बात करेंगे, फिर हम सेकेंड फेज पे आएंगे।
तो रंपा रेबिलियन की अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, विच इज टोडी। टोडी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोडी होता क्या है, तो टोडी इज नथिंग बट अ पाल्म लिकर, ठीक है, ये क्या है, पाम लिकर है। अब इस पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया, ठीक है, तो ये एक स्पार्किंग मोमेंट हो गई, यानी कि इसके कारण जो रिविलियन है वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। तो यानी कि टोडी यानी पाम लिकर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो आमतौर पे ट्राइबल रिवोल्ट्स में होंगी वो तो आपकी होंगी, लाइक जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, लैंड्स हैं, उन्हें लिया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया, वो सारी हैं, बट स्पार्क मोमेंट आपका ये हो गया। तो हो सकता है आगे सवाल ये बन जाए कि टोडी बेसिकली क्या है या टोडी किससे लिंक्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रंपा रेबिलियन से ही लिंक्ड है। अब बात कर लेते हैं रंपा रेबिलियन के सेकेंड फेज की, जिसमें आपने ही पढ़ा होगा अलीरू सीताराम राजू के बारे में। अगर आप सभी ने RRR की मूवी देखी है, ठीक है, कौन सी मूवी, RRR की, तो RRR की मूवी में आपने देखा होगा कि बेसिकली एक फ्रेंडशिप दिखलाई गई है राजू और कोमेरू भीमा के बीच में। वो एक फिक्शनल स्टोरी है जिसकी इंस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें रंपा रेबिलियन ही देखने के लिए मिल जाता है। तो रंपा रेबिलियन की जो इंस्पिरेशन, रंपा रेबिलियन से इंस्पिरेशन लेके ही SS राजामौली ने RRR मूवी बनाई थी। अब बात कर लेते हैं हम अलीरू सीताराम राजू के बारे में। देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो उन सभी के लिए मैं आपसे अभी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस हमारा कंटेंट पे है और स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये एश्योरिटी दिला सकता हूँ, इस सीरीज़ से आप देखेंगे कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बिकॉज बहुत कम हमें कंटेंट देखने के लिए मिलता है इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल गोडूम अपराइजिंग आप किसी बुक में नहीं देखेंगे, बट यहाँ हम बात कर रहे होंगे उसके बारे में। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन होंगे हम उन सभी पे बहुत ही ज़्यादा डिटेलिफाई करने जा रहे होंगे। तो हम यहाँ अगर बात करते हैं अलीरू सीताराम राजू के बारे में, तो इन्हें हीरो ऑफ जंगल कहते हैं और इनको एक नाम दिया जाता है म्यानम वीरडू, ठीक है, म्यानम वीरडू। इसी कारण से ये जो सेकंड फेज है इसे हम म्यानम रेबिलियन के नाम से भी जानते हैं। कौन से, म्यानम रेबिलियन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अलीरू सीताराम राजू का जो बेसिक नाम था, जो नाम से जाना जाता था, वो म्यानम वीरडू के नाम से जाना जाता था। अब हमें समझना होगा कि बेसिकली रंपा रेबिलियन के सेकेंड फेज में ऐसा हुआ क्या। तो अगर हम रंपा रेबिलियन की बात करते हैं तो जो ट्राइबल्स हैं किसी भी एरिया में, बिकॉज ट्राइबल्स रिवोल्ट है ये, तो ट्राइबल्स बेसिकली क्या करते हैं, ट्राइबल्स बेसिकली आप देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसे हम पोडू नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोडू। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि पोडू, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रंपा रीजन या फिर हम आंध्र रीजन की बात करें तो वो होती थी, तो वो किस नाम से होती थी, तो बेसिकली पोडू नाम से होती थी। तो पोडू आपका क्या नाम हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। इसके बाद सेकंड जो चीज़ हुई, फॉरेस्ट एक्ट 1882 आया था, जिसके अंदर बैन कर दिया गया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इन्हें रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, इन सभी को कलेक्ट करने से रोका जाने लग गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, वो है विलेज हेडमैन्स। विलेज हेडमैन्स को अपॉइंट किया गया था किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा उन एरियाज में, तो उन्हें हम मुट्टाडार्स कहते हैं। तो टर्म आ जाएगा, आपने देखा हो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, मुट्टाडार्स हम किसे कहते हैं। तो जो रंपा रीजन या जहां पर रंपा रिविलियन हुई थी आंध्र रीजन में, वहां पर जो विलेज हेडमैन्स अपॉइंट हुए थे उन्हें हम मुट्टाडार्स कहते हैं। उनका काम था रेंट लेना उन एरियाज में, और जो न्यू लॉज इंप्लीमेंट हुए उन्हें देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एक्ट आया है तो उसे देखना कि फॉरेस्ट एक्ट के जो भी लॉज हैं उन्हें माना जा रहा है या नहीं, तो यहां पर मुट्टाडार्स हो जाएंगे। इन सभी रीजंस की वजह से, इन सभी के अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो अगस्त 1982 में अलीरू सीतारामू राजू के नेतृत्व में हमने देखा कि एक रिवोल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बेसिकली 1924 में ही ये रिवोल्ट या रिबेलियन ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इनका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद ये रिबेलियन ख़त्म हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है कि ये कंटेम्प्रेरी रहता है किससे, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, यानी इसके साथ लिंकेज आपको देखने के लिए मिलेगा नन कोऑपरेशन मूवमेंट और रंपा के बीच में। तो क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ लूँ या अगले दिन आपको अगले एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि बेसिकली नन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड या उनसे लिंक्ड कौन सी रिबेलियन हुई थी स्पेसिफिकली अगर उस रीजन में, तो हम बात करेंगे रंपा रिबेलियन की, वो भी सेकंड वाला। फर्स्ट वाला एक अलग फेज हो गया, सेकंड वाला अलग फेज हो गया।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गूडेम अपराइजिंग के बारे में। हमारा ऑप्शन दूसरा था गूडेम अपराइजिंग। तो गूडेम अपराइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमें आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखिए सभी ट्राइबल रिवेलियन हैं या ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, तो उन सभी में हम स्पेसिफिक सेम चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम ट्राइबल लैंड इंक्रोचमेंट ये सब, क्योंकि सवाल वैसे भी इससे नहीं बनते। अगर कोई स्टेटमेंट बेस बनता भी है तो इतने लॉजिक तो आप लगा ही सकते हैं। हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद लीडर पता होना चाहिए, तो लीडर हमारे हो गए राजना अनंत्या। ठीक है, राजना अनंत्या आपके लीडर हो गए। अब बेसिक जो थोड़ा सा अलग क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से हो रही थी, तो टैक्स इंपोज किया गया था वुड कटिंग पे और अल्कोहल पे। जो वो वहाँ पर लोकल अल्कोहल बनाते थे उस पर टैक्स इंपोज हो गया, और वुड कटिंग यानी जो वहाँ पर लकड़ियाँ ये सब काटते थे ट्राइबल्स, उस पर टैक्स इंपोज कर दिया गया, जिसके कारण जो राजना अनंत्या हैं उनके लीडरशिप में आंध्र प्रदेश के रीजन में गूडेम अपराइजिंग 1886 में होती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो तेलंगाना रिविलियन। अब तेलंगाना रिविलियन का अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा हो तो ये दिखेगा 1846 टू 51, यानी कुछ तो ऐसा हुआ होगा आज़ादी के बाद या वहाँ पर जो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो आपको ध्यान होगा ऑपरेशन पोलो के बारे में, जो हैदराबाद से रिलेटेड है, जो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, वो इसी से लिंक्ड है। इसकी रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बहुत पहले हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम हैदराबाद रीजन की बात करते हैं, जो कि एक फ्यूडल मोनार्क रीजन था, वहाँ पर लैंडेड एरिस्टोक्रेट के अंतर्गत आती थी। जिस प्रकार से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मुट्टाडार्स ऐसे थे, तो उस प्रकार से वहाँ पर जो एरियाज थे उसे डोराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डोराज किसे कहते हैं, तो डोराज आर लैंडेड एरिस्टोक्रेट जो कि हैदराबाद को कंट्रोल करते थे। अब इनका भी वही सारा रूल वही हो जाएगा, जो भी बेसिक काम थे वहाँ के करने के वो। अब इस कारण से क्या हुआ, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है इस रीजन में, यानी हैदराबाद के रीजन में, और एग्रीकल्चरल स्लेवरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये चीज़ और वर्शन कब हो जाती है हमें देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1930s में चल रही है। ठीक है, हैदराबाद का रीजन है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है या उसे कौन रूल कर रहे हैं, बेसिकली ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिशर्स ने किसने अपॉइंट कर रखा है, डोरास को, जो कि लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चरल स्लेवरी और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कैसे एक्सकावेट हो जाती है, ग्रेट डिप्रेशन 1930s की आ जाती है। इस कारण से सिचुएशन और ज़्यादा वर्शन होने लग जाती है। इसी कारण से आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमें रिवोल्ट देखने के लिए मिल जाता है। उस दौरान अगर हम देखें तो जो हैदराबाद की फोर्सेस थी वो, या फिर पारामिलिट्रीज जो थी, वो इन्हें कर्ब करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक और टर्म हमें याद रखना है तेलंगाना रिबिलियन से रिलेटेड, वो है राजाकर्स। कासिम रिजवी के अंतर्गत राजाकर्स कौन है, तो राजाकर्स आर नथिंग बट पारामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो उस समय के पारामिलिट्री फोर्सेज है। पारामिलिट्री उस समय के भी अनुसार अगर हम देखें तो वो थे कि जो स्टेट पुलिस को या वहाँ की जो आर्म फोर्सेज है उनको हेल्प करेंगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प करेगी। तो वो कासिम रिजवी के अंतर्गत राजाकार्स थे। ठीक है, और इसे हम बाद में देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कर्व की थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो टोटल आपने देखा कि हमने सारे को ही काफ़ी डिटेल में देख लिया। रंपा रिविलियन फेज़ 1, यहाँ पर अगर हम टोडी में आपसे पूछ लो तो आपको आंसर पता होगा। रंपा रिविलियन 2 अलीरू सीता रामराजू के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद हमने मुट्टाडार्स देख लिया है, फिर तेलंगाना आर्म्ड रिविलियन देख लिया, और गूडेम अपराइजिंग भी हमने देख लिया है। तो आप देखेंगे कितना डिटेल में हमने पहला क्वेश्चन को देखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है। बहुत आमतौर पे कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यानी नॉट आपसे पूछा है, कोर लीडरशिप ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द फॉर्मेटिव फेज, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब स्टार्ट हो रही थी तो उस समय कौन नहीं थे। बेसिक बात है, नॉन अलाइनमेंट के बारे में आपको पता होगा, बट थोड़ा सा हम बिगनर्स के लिए भी इसमें बात कर लेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट बहुत ही सिंपल हम देख लेते हैं कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे है। कोल्ड वॉर में आपने देखा होगा वर्ल्ड 2 भागों में बटी हुई थी। एक साइड था यूएस का, दूसरा साइड था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो किसी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहती थी, उन्हें हम नॉन अलाइंड नेशंस कहते हैं। और इसी कारण से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है 1961 में स्टार्ट हुई थी, जो कि 5 लीडर्स के द्वारा हुई थी। ट्रिक आप याद कर सकते हैं, J2S। जे बेसिकली कहाँ से आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आपको याद ही आएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ से J2S। ठीक है, तो J2S। अब नाम हम ध्यान रख लेते हैं। तो गामेल आब्देल नासेर इजिप्ट के हो गए, क्वामेर नुकुरमा घाना के हो गए, JL नेहरू हो गए, फिर आपके जोशी बरूच हो गए, और सुकुरनार इंडोनेशिया के। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 5 होंगे। अगर इस ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये 3 आपके थे, ठीक है। तो ये टोटल 5 हैं, इनको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले बार क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। ये 5 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लोक सेवा संघ। तो यानी डिसोल्यूशन की किन्होंने बात की थी, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये बात कब कही थी? तो जनवरी 27, 1948 को कही थी, 3 दिन उनके असैसिनेशन से पहले। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात सिर्फ आपको और याद रखनी है, वो है कि हरिजन उनकी थी, ठीक है। तो हरिजन के अलावा भी आपको बताना है उनके कौन कौन से न्यूज़पेपर या बुकलेट्स थे, वो आपको 1-2 कमेंट करने हैं, ठीक है। तो 2 फैब 1948 को एक आर्टिकल आती है, हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, उसमें इसकी जिक्र की जाती है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर ये पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा काफ़ी सारे बंच ऑफ लेटर्स इस तरह से आते हैं। तो हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट किन से रिलेटेड है? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। हरिजन में ये एक आर्टिकल आता है जिसमें इस बात की जिक्र हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यही क्वेश्चन एज इट इज CAPF 2021 से रिपीटेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एज इट इज यही पूछा गया है। हिंदू धर्म सभा किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने है, राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, द्वारिका नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो आंसर हो जाएगा हमारा राधाकांत देव। अब बात कर लेते हैं धर्म सभा की। धर्म सभा जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है 1830 में। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, आपको पता होगा कि 1829 में एबोलिशन ऑफ सती से रिलेटेड लेके आए थे, जिनमें राजा राम मोहन रॉय का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। अब एबोलिशन ऑफ सती लेके आए, लेकिन उस समय कुछ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी जो कि बेसिकली धर्म सभा 1830 में इसके विरोध में, कि नहीं हमारे जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हें वैसे ही चलते रहना चाहिए, यानी सती अगर चलता आ रहा है तो सती को चलते रहना चाहिए। उसके लिए राधाकांत देव धर्म सभा लेके आए थे। राधाकांत देव ने ये धर्म सभा लेके आए थे ताकि वो इस डिसीजन को या फिर इस जो भी थे उसको क्या कर सकें, अपोज कर पाएँ। तो एबोलिशन ऑफ सती को अपोज कर पाएँ, इसके लिए ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बनाई गई थी। आपके धर्म सभा से रिलेटेड एक पॉजिटिव बात याद रखनी है कि प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन से मतलब बेसिकली ये प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते थे, तो इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट देखने के लिए मिल सकता है। राधाकांत देव की बात करें तो उनके फैमिली में सती नहीं होती थी, फिर भी वो चाहते थे कि ये चीज़ कंटिन्यू हो जो पहले से चलता आ रहा है। इसके अलावा इनको महाराजा का भी टाइटल मिला था, क्योंकि इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ और वॉरेन हेस्टिंग इन सभी के साथ बहुत अच्छा वर्क किया था, तो उस कारण से इन्हें मिला था। संस्कृत की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, तो इस कारण से एक डिक्शनरी ये लेके आए थे, ज़बा जो भी है इसका आप नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका है डिक्शनरी, ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिक्शनरी किसने थी तो राधाकांत देव के द्वारा थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड होगी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आप अगर प्री कांग्रेस के टाइम पे देखेंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, उनमें से आपने एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नाम पढ़ी होगी, तो उसके प्रेसिडेंट राधाकांत देव ही थे। सेक्रेटरी उसके देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियरली देवेंद्र नाथ टैगोर, इसलिए मैंने छोटा ई डाल दिया है, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हम ये बाकी 3 तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन होंगी, तो इस कारण से, क्योंकि बहुत कुछ है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए, तो हम आगे देखेंगे। बट एक जो इंपॉर्टेंट लिंकिंग है वो है राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन से, वो है ब्रह्मो समाज। आप देखेंगे कि पहले राजा राम मोहन रॉय इन्हें लेके आएंगे 1828 में, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर इसको ज्वाइन करते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज के आचार्य रहते हैं। एक बात आपको याद रखनी है द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में बेसिकली, कि ब्रह्मो सभा बेसिकली इनसे लिंक्ड है और तत्वबोधि सभा इससे लिंक्ड है। एक यहाँ पे छोटी सी आप करेक्शन करेंगे, यहाँ द्वारिका नाथ टैगोर नहीं होगा, ये वाले नहीं होगा, बेसिकली देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, ठीक है। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ही हैं। इसके बाद केशव चंद्र सेन की बात कर लेते हैं, तो ये इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और प्रार्थना समाज की अगर हम बात करते हैं, जो कि आत्माराम पंडुरंग होंगे, उनके साथ मिलकर ये प्रार्थना सभा भी स्टार्ट करें। तो इनकी रिपीटेशन काफ़ी आएगी, इस कारण से मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली है, ठीक है, उसे हम आगे भी देख लेंगे। इसके बाद विच ऑफ द मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी ऐसे कौन से मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जिन्होंने सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में स्टार्ट की थी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, CDS,
2019 से, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़। उस समय आई थिंक मेंबर्स भी पूछे गए थे। तो इसके आपके आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में इसे स्टार्ट की थी। ये मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। बेसिकली सेवा समिति एक सोशल सर्विस प्रोवाइड करती थी, अलग अलग प्रकार का, नाम से ही पता चल रहा है सेवा समिति है, तो अलग अलग प्रकार के जो सोशल सर्विसेज है वो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे। एक इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आप जाके प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सारे ही मेंबर्स थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि बाकी भी उसके मेंबर्स थे, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के ही श्री राम वाजपेयी भी थे और वीएस श्रीनिवासम शास्त्री भी इसके मेंबर थे। बट यहाँ पर इन्होंने सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन 1914 में स्टार्ट की थी बॉम्बे में, और ये लिंक्ड थे आपके लिबरल पार्टी से। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी अपने राइटिंग्स में शास्त्री करके जिक्र करते थे, शास्त्री करके, जो बेसिकली एल्डर ब्रदर के रूप में, तो वो बेसिकली यही थे वीएस श्रीनिवासन शास्त्री। तो इन्हीं को वो एल्डर ब्रदर के रूप में या शास्त्री के रूप में अपने राइटिंग्स में मेंशन किया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, जो कि कंक्लूड हुई थी कौन सी ट्रीटी के साथ, ऑप्शंस आपके सामने। देखिए, वैसे तो हमें तीनों ही एंग्लो मराठा वॉर पढ़ने, बट अभी हम सिर्फ एक ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इनसे रिलेटेड, तो हम देखेंगे। तो ये आपके ईयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो। तो ये सारे ही रिलेटेड हैं फर्स्ट वाले से पहले ही, यानी ऐसा नहीं है सेकंड थर्ड के लिए, ये सारे ही उससे रिलेटेड हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, और एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा उसे हमें देखना है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1775 टू 1782 हुआ था। क्वेश्चन क्लियरली कहता है कॉन्क्लूडेड, नॉट स्टार्टेड। आप देखेंगे 1775, 46, इसके बाद वाला फेज में ये होता है 80s के आसपास, और ये 1782 है। तो कॉन्क्लूडेड के अनुसार तो ट्रीटी ऑफ सालबाई होगा। लेकिन पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है कि 12th मराठा चीफ अपॉइंट करना था, जिसमें कि आपके माधव राव और रघुनाथ राव के बीच में था। माधव राव को सपोर्ट था किसका? नाना फडणवीस का। अब रघुनाथ राव ने क्या किया? रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर से सपोर्ट मांगा। अब ब्रिटिशर्स किसी को भी कोई भी चीज़ ऐसे फ्री में नहीं देंगे, तो उन्होंने स्लेसेट और बसीन जो है वो मांगा। इसके लिए उन्होंने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि 1775 में थी। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा साइन की गई थी रघुनाथ राव से। इसमें ये 2 एरियाज उनसे मांगी गई थी, लेकिन ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने इस ट्रीटी को नहीं माना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर आती है 1776 में, जिसके अंतर्गत जो है रघुनाथ राव को पेंशन देने की बात कही गई थी। लेकिन अब नाना फडणवीस ने इस ट्रीटी को नहीं माना, और उसके बाद आप देखेंगे कि बेसिकली महादजी सिंधिया ने एक स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी के थ्रू इंग्लिश को ट्रैप कर लिया था। ये बेसिकली होता क्या है, आपने पढ़ा होगा या एक मूवी में भी देखा होगा कि जो फार्मलैंड्स होते हैं उन्हें जला दिया जाता है, जो वेल्स होते हैं आसपास के उनमें पॉइजन डाल दिया जाता है। तो उसके थ्रू जो है वो इंग्लिश को क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं। उसके रिटेलिएशन में तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रीटी ऑफ वाडगांव। ट्रीटी ऑफ वाडगांव के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है कि जो मराठास को उन्होंने ट्रैप कर लिया होता है इंग्लिश को, तो जो एरियाज़ इंग्लिश के पास होती है वो एरियाज़ को वो क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं मराठास, ठीक है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है इसके रिटेलिएशन में अटैक करते हैं, और जो आपकी फाइनली उसे कंक्लूड होती है आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंतर्गत 1782। तो क्वेश्चन क्लियरली पूछता है कि कंक्लूडेड, तो आपकी 1782 हो जाएगी, बाकी ये पूरी लाइन अप होगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान होगा कि पहला हमारा सूरत से स्टार्ट होगा, फिर पुरंदर से, फिर वाडगांव से, फिर सालबाई से। सूरत हमारा स्टार्टिंग वाला होगा रघुनाथ राव के साथ, फिर पुरंदर होगा, फिर वाडगांव होगा, लास्ट में हमारा सालबाई होगी। ये सारे ही किससे रिलेटेड हैं? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे देखिए, नॉर्मल जो आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इन सभी से रिलेटेड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये सारे कहीं आपको मेंशन नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर हम सिंस सारे ही ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं ये 30 मिनट्स का हार्डली एक सेशन है, लेकिन इसमें इतना कंटेंट मिला होगा जो आपको नॉर्मली किसी एक क्लास में देखने के लिए नहीं मिलता है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको बैटल बताना है जो कि त्रवणकोर किंग ने डिफीट किया था डच को, 1741 में हुआ था वो। तो 1741 में ये बैटल ऑफ कोलाचेल है, जिसके अंतर्गत जिसमें बेसिकली त्रवणकोर में मार्थंड वर्मा ने डिफीट किया था डच को। और इसमें जो इधर से आपके थे
डच की तरफ से, वो ई डी लानेन थे, लेकिन आपको उनका नाम नहीं याद रखने की ज़रूरत है, बस ये याद रखिए 1741 में जो बैटल ऑफ कोलाचेल हुआ था वो त्रवनकोर और डच के बीच हुआ था, जहाँ पर हारे कौन थे? डच। दैट्स इट। ठीक है, 1741 में कोलाचेल का बैटल हुआ था त्रवनकोर और डच के बीच में। 1781 में क्या होता है? बैटल ऑफ पोर्ट नोवो होता है। पोर्ट नोवो ये मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो मैसूर और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हो गए। हैदर अली इसको लीड करते हैं और यहाँ पर आयरे कूटे मैं कर्नाटिक के एपिसोड में ही बात करूँगा, जहाँ पर हम थर्ड कार्नेटिक एपिसोड और वो देखेंगे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस ये सब, तो वहाँ पर भी सर आयरे कूटे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है बैटल ऑफ पोल्यूर। तो ये आपका मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1780 में हुआ था, सेम स्पेसिफिक दैट ईयर ओनली। और आपका टीपू सुल्तान और विलियम बाली, ठीक है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहे थे? विलियम बाली। और ये आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1780 में। इसके बाद एक बैटल है, बैटल ऑफ चंगना सेरी। ठीक है, तो ये आपका 1749 में हमें देखने के लिए मिलता है। और ये बैटल आपका त्रवनकोर और थेकुम्बर में के बीच होता है, और ये बेसिकली डिफीट होते हैं। त्रवनकोर किंग जो है वो जीतते हैं। ये 1749 में होता है। क्वेश्चन आपसे तो सिंपली पूछा लगा, त्रवनकोर के किंग ने डच को डिफीट किया था 1741 में, वो कौन सा बैटल था? तो बैटल ऑफ कोलाचल था। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं CDS 1 2023 के एग्जामिनेशन में, और हमने सारे ही क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल में देखा होगा। और आप देख सकते हैं कि इस सेशन से पहले आपके पास कितनी नॉलेज थी मॉडर्न हिस्ट्री की, और इस सेशन के बाद आपके पास कितनी नॉलेज है। तो काफ़ी ये इनरिचिंग रहा होगा आप सभी के लिए सेशन, और ये सेशन आप सभी के लिए यूज़फुल भी होगा। तो अपने फीडबैक्स ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि वो हमें मोटिवेट करें। और टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पर आपको PDF देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़। इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन ये सीरीज़ है, बिकॉज यहाँ हम क्वेश्चंस तो देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जो भी हुई हैं वो हम देखते हैं। हम हर क्वेश्चंस के थ्रू डीप डाउन करते हैं चीज़ों को। एक लेक्चर में जितना कंटेंट आपको मिलता है वो आपको किसी भी ऑलमोस्ट बुक या फिर ये कोई भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ भी नहीं मिलती होगी। रीज़न सिंपल है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो ऑप्शंस भी दिए हैं उसे भी डीप डाउन करके उनके जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी इंसिडेंट्स पूछे गए उनके भी हम डिटेलिंग में जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो इस कारण से ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। ये CAPF के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CDS के लिए तो है ही है, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज आप देखेंगे हम इंसिडेंट को काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं, आज ही उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में आप कितना कुछ भी अचीव कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो आप मे बी अचीव नहीं कर पाते, या उस चीज़ की कह सकते हैं जीवन भर थोड़ा सा पेन रहता है कि वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए या वो व्यक्ति नहीं मिल पाया, कुछ भी ऐसा, तो वो पेन ऑलवेज रहता है आपके अंदर। तो उसी प्रकार का एक इंसिडेंट आज हम भी इस में देखेंगे, इस कारण से मैंने ये बताया है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिवाजी सेंट, ये ऑप्शन स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो शिवाजी सेंट, हाँ हम एलिमिनेशन भी देखेंगे, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको एलिमिनेशंस के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम CDS 2 2023 को देख रहे हैं। CDS 1 2023 के क्वेश्चंस को हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा हिज चीफ मोटिव वॉज टू सिक्योर इंग्लिश एड अगेंस्ट द सिद्धीज ऑफ दंदा राजपुरी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा ही वॉन्टेड अ सप्लाई ऑफ ग्रेनाइड मोटार्स एंड अदर एम्यूनिशंस, ठीक है। ये हमारे सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। लॉजिक ये कहता है कि अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, तो बहुत हद तक ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर एड की बात कही गई है और दूसरे में एड कौन से चाहिए वो, और बहुत ही आराम से अगर आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो इन दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती।
इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वहाँ पर कैच क्रिएट किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किया जाएगा, लेकिन किया जा सकता है इस प्रकार के में। तो यहाँ बॉम्बे वाले में दिक्कत हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड होगी वो तो सही होगी होगी, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे तीनों ही स्टेटमेंट यानी ऑल ही सही होती है। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर चाहे तो ये बॉम्बे की जगह पे कोई और जगह दे सकता है, जो एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल में आपको दिखेगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे। इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ पे होंगे वो। अब आप यहाँ देखेंगे सिद्धीज ऑफ दंदा राजपुरी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट के बारे में बताया था, उसी इंसिडेंट को हम जानेंगे कि हु वर सिद्धीज ऑफ दंदा राजौरी, और ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। ठीक है, बहुत ही शानदार ये रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये मैंने महाराष्ट्र का जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है उसकी थोड़ा सा पॉइंट बनाया है। आपको मैं समझा देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट मैंने बनाई है वो आप मान सकते हैं मुंबई या बॉम्बे जो एरिया है वो, अभी का प्रेजेंट का आप माने तो इसे मुंबई मान सकते हैं। मुंबई से अगर आप साउथ में आएंगे तो इस वाले पॉइंट जो ये राजपुरी है वो अराउंड अभी के अनुसार 160 किलोमीटर के अराउंड होता है साउथ में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके हिस्टोरिकल टाइम्स के अनुसार तो जो बॉम्बे आपका प्रोविंस था उसके अनुसार आप देखेंगे तो अराउंड 70 किलोमीटर साउथ में एक एरिया था जो कि आपका राजपुरी नाम का था। ठीक है, राजपुरी एरिया था, मेन लैंड का पार्ट था राजपुरी। और इसी के अंदर अगर थोड़ा सा सी में जाते हैं तो आपको सी में एक आइलैंड दिखेगा जंजीरा, जहाँ पर एक किला बनाया गया था, यानी एक फोर्ट बनाई गई थी। और इस फोर्ट को अनकॉन्कर्ड फोर्ट कहा जाता है। अनकॉन्कर्ड क्यों? क्योंकि आज तक इस फोर्ट पे काफ़ी लोगों ने अटैक किए, बट आज तक कोई भी इसे कॉन्कर नहीं कर पाए। तो यही आज हम देखेंगे। काफ़ी एक शानदार आपको स्टोरी भी आपको समझने के लिए जानने के लिए मिलेगी, और बाकी हिस्टोरिकली भी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी ही रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिद्धीज ऑफ जंजीरा के बारे में बात करूंगा, उसके बाद फिर हम जंजीरा फोर्ट के बारे में देखेंगे। आमतौर पे आपने कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें वहाँ उतनी कवर नहीं होती है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के लिए। आप देखेंगे क्वेश्चन भी आपके CDS में इससे रिलेटेड आ चुका है। मैंने आपको लोकेशन पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। तो इंडिया के मैप में आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेंगे। आपको मुंबई साइड जाना है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का कोस्ट मैंने बनाया है, ये आपका मुंबई हो गया। तो मुंबई से आप देखेंगे यहाँ पर आपके साउथ में यानी थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको मेन लैंड में राजपुरी देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा उससे अंदर जाएंगे तो आपको जंजीरा का फोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये है। आखिर क्या था ऐसा, क्यों ये अनकॉन्कर्ड था, इन सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धीज ऑफ जंजीरा की बात कर लेते हैं। जंजीरा क्या है? जंजीरा एक फोर्ट है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग भी फोर्ट ही होता है। और सिद्धीज जो है बेसिकली वो कौन थे? आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि 14th-15th सेंचुरी के आसपास का जो टाइम था वहाँ पर अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाने लग गए थे, यानी कि स्लेव्स जो हैं अफ्रीका से आते थे। तो यूथोपिया से अगर आप देखेंगे तो इथोपिया से आप देखते हैं कि काफ़ी सारे स्लेव्स लाए गए थे, जिनमें से एक सिद्धीज भी थे, इस्लामिक बेसिकली थे, सिद्धीज भी थे। अब सिद्धीज को लाया गया था, डिफरेंट लाए थे, लाइक अरब्स भी लेके आए थे, पोर्टुगीज़ भी लेके आए थे, कुछ डच भी लेके आए थे। तो इनकी लॉयल्टी और साथ ही साथ वॉर स्किल्स की वजह से आप देखेंगे कि लगातार ये धीरे धीरे क्या थे, हायर पोस्ट पे जा रहे थे। ये हिस्ट्री में आपने बहुत जगह पे देखा होगा। तो बेसिकली अफ्रीका से इथोपिया से बेसिकली सिद्धीज को लाया गया था इंडिया, और उनके लॉयल्टी और वॉर स्किल की वजह से आप देखेंगे कि वो हायर पोस्ट पे जा रहे थे। हायर पोस्ट में बेसिकली आप देखेंगे तो बहामनी किंगडम में या उनके जो सक्सेसर थे उस टाइम के, उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे आपको दिखेंगे कि हायर पोस्ट पे थे। स्पेसिफिकली अगर आप निज़ाम शाही गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है, अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक बारे में कि सिद्धीज बेसिकली कौन थे। अब हम थोड़ा सा जंजीरा के बारे में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका जंजीरा का फोर्ट। ठीक है, इसे अनकॉन्कर्ड फोर्ट कहते हैं। सबसे पहले क्या इसे सिद्धीज ने बनाया था? आंसर इज नो। ये जो फोर्ट है वो बनाया गया था राजा राम राव पाटिल के द्वारा 15th सेंचुरी में। इसके बाद फिर एक और रूलर आए थे, फिर आपके पास सिद्धीज के पास ये फोर्ट आता है, यानी सिद्धीज इसे कैप्चर कर लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जब ये सिद्धीज के कंट्रोल में आया तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किला ये बन चुका था। ठीक है, तो इस फोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल थी। कैसे आप देखेंगे? सबसे पहले इस फोर्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोर्ट में आपको कहीं पर भी आपको दिखेगा कि जो
शिप्स हैं उनको बोर्ड करने की जगह नहीं है, यानी कि उनके लिए कोई भी बेसमेंट नहीं बनाई गई है। सिर्फ इसमें जो गेटवेज थे, ठीक है, गेटवेज थे, वहाँ पर गेटवेज के पास पर आप कर सकते थे। उसमें भी केस ये था कि गेटवेज के पास आपको डायरेक्ट शिप करने के बाद आपको डायरेक्ट वो स्टेयर्स पे ही उतरना होता था। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो इस वाले फोर्ट में बेसिकली क्या था कि यहाँ पर अगर आप शिप के थोड़ा सा पास फोर्ट के अगर थोड़ा पास अगर आप जाते हैं तो आपको इसके गेट्स विजिबल होंगे। थोड़ी भी अगर आप दूर हो जाते हैं, लेट से 100 मीटर्स भी अगर आप इस फोर्ट से दूर हो जाते हैं तो आपको इसका गेटवे नहीं दिखेगा। और इसकी जो डिज़ाइन है आप देखेंगे तो दूर से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसका जो गेट है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें 500+ कैनन्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए थे। जब सिद्धि इसके बेसिकली कंट्रोल में आया था तो ये सारी चीज़ें की गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे ये पूरा जो फॉर एग्जांपल आपका जो फोर्ट है वो आपके सी के अंदर है, तो फिर भी इसमें देखेंगे फ्रेश वाटर के जो हैं वो लेक्स या स्प्रिंग्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ताकि इनके पास फ्रेश वाटर की भी अवेलेबिलिटी हो। ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। उस समय भी उसमें अराउंड 550 के अराउंड फैमिलीज रहा करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं बात कर लूँगा कभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिलता है तो। सिंस ये अभी PYQs डिस्कशन है तो थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्री ये सब हैं अवेलेबल, वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि ये एक जंजीरा का फोर्ट है जिसमें सिद्दीस का कंट्रोल था, और जब सिद्दीस का कंट्रोल था तो काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल हो चुका था। और ये अनकॉन्कर्ड था। अनकॉन्कर्ड इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, सभी ने ट्राई किया था, सभी कोई भी इसको कॉन्कर नहीं कर पाए थे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, शिवाजी महाराज ने भी कोशिश की थी, उन्होंने भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे। संभाजी महाराज थे, उन्होंने ऑलमोस्ट वो वर्थ पे थे बट लास्ट में वो भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो आप देखेंगे कि 1660 में वो जंजीरा के ऊपर अटैक करते हैं, तो कोई भी इसको आज तक कॉन्कर नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जो डिटेल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अब आ जाते हैं। थोड़ी बहुत हमने कहानी देख ली, अब हम थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये जो थे वो फर्स्ट नेवल पावर थे जिनका कन्फ्रंट्रेशन शिवाजी के साथ हुआ था, यानी शिवाजी जो फर्स्ट नेवल पावर जिनके साथ कन्फ्रंट्रेशन में थे तो वो सिद्दीस ही थे बेसिकली। अगर हम सिद्दीस के बारे में बात करते हैं तो सिद्दीस के पास वॉरशिप थी लाइक गुर्रब्स एंड गैलीवर्ट्स, ठीक है। तो अब ये टर्म्स आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, गुर्रब्स एंड गैलीवर्ट्स क्या हैं, तो ये वॉरशिप्स हैं जो उनके पास हुआ करते थे। सिद्दीस को आपने देखा कि काफ़ी सारे इनके पास वॉर स्किल्स थे, नेवल पावर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इनको हायर किया जाता था वेरियस रूलिंग पावर्स जो थे अलग अलग के निज़ाम से, बेसिकली ये सब उनके सर्विसेज के लिए, ठीक है। आप देखेंगे 1616 में वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एलाई बन जाते हैं निज़ाम शाही गवर्नमेंट के, ठीक है। अब मैंने धंधा रजौरी के बारे में, राजपुरी या रजौरी जो भी है वो राजपुरी कर लेते हैं इसे, के बारे में हमने देख लिया कि बेसिकली ये जो है ये तो फोर्ट हो गया। अब यहाँ से आप मेनलैंड में आएंगे तो ये वाला मेनलैंड वाला एरिया है राजपुरी। ये पूरा एरिया जो है यही इनका कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि या कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ से ये सिद्दीस जो हैं वो रूल करते हैं या आपका कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके ये नेवल पावर थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थे। इनके पास अराउंड 40 to 50 शिप्स थे, और साथ ही साथ इनका जो हमने फोर्ट के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फोर्ट था कॉन्कर करने के लिए, और इसे कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे। थोड़ा पास या ऑलमोस्ट कॉन्कर करने के पास में संभाजी पहुँचे थे, संभाजी महाराज, बट वो भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो एट द एंड ये एक अनकॉन्कर्ड फोर्ट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे तो और आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे अगेन देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द शिवाजी। आपने देखा होगा लास्ट भी अगर CDS 1 2023 में, तो वहाँ पे भी मराठा एम्पायर से क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए इवेंट्स दिए गए हैं और आपसे इसको क्रोनोलॉजी में पूछा हुआ है, ठीक है। अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ टोरना, टोरना इज़ बेसिकली अ फोर्ट, ठीक है। इसके बाद अटैक ऑन सैस्ता खान, एनेक्सेशन ऑफ जावेली, ठीक है। एक एक करके अब देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं आमतौर पे। आप मराठा एम्पायर में ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, अस्तिगज ये वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। एक दो इवेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है बट सारे इवेंट्स नहीं मिलते। इसमें क्रोनोलॉजी में दी गई है। अगर आप एक चीज़ बस इसमें जानते होंगे कि टोरना फोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट या सबसे पहला फोर्ट था, ओल्डेस्ट नहीं कहेंगे, पहला फोर्ट था जिसे शिवाजी ने कॉन्कर किया था, शिवाजी महाराज ने कॉन्कर किया था एट द एज ऑफ 16, तो ये पहला हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 2 पहला है, इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती, बट एक एक करके हम सारे इंसिडेंट्स को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस पर मिल जाए।
तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टोरना फोर्ट के बारे में, तो टोरना फोर्ट वो पहला फोर्ट था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया था इन 1646 एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की आयु में 1646 में पहला बार जो है कैप्चर किया गया था। इसे प्रचंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रचंड फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अटैक ऑन शाइस्ता खान के बारे में अगर हम देखें तो इसकी भी मैं थोड़ी स्टोरी बता दूंगा आपको। अटैक ऑन शाइस्ता खान तो ये हुआ था 1663 में 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को 1663 में पुणे में ये अटैक हुआ था लाल महल में। लाल महल में पहले हम देख लेते हैं, स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ शाइस्ता खान कौन थे। तो शाइस्ता खान जो है वो अंकल थे औरंगजेब के, ठीक है, अंकल ऑफ औरंगजेब जो थे वो शाइस्ता खान थे। अब बेसिकली होता गया है 5 अप्रैल 1663 को लाल महल में बेसिकली शाइस्ता खान थे, उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स थे। बेसिकली शिवाजी महाराज जो हैं वो अपने एक छोटी सी ग्रुप्स के साथ जो हाईली एक्सपर्ट थी उस ग्रुप के साथ इस लाल महल के ऊपर अटैक करते हैं। और इस अटैक में बेसिकली क्या होता है कि वो काफ़ी सारे इनके जो ट्रूप्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, काफ़ी सारे इनके जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे उन्हें किल कर देते हैं, काफ़ी सारे इनके वाइफ्स तक को इवन किल कर देते हैं। बट शाइस्ता खान किसी तरह से वो निकल जाते हैं, उनकी एक फिंगर बेसिकली कट हो जाती है, बट ये वहाँ से स्केप होने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो है वहाँ से स्केप हो जाते हैं। तो ये है बेसिकली अटैक ऑन शाइस्ता खान जो कि 1663 में हुआ था। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ जावेली, तो ये बेसिकली 1656 में हुआ था। किसने किया था? शिवाजी महाराज ने किया था। और ये बेसिकली किन से किया था? तो चंद्रराव मौर्य से किया था। तो चंद्रराव मौर्य से 1656 में जावेली को एनेक्स किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ बेसिकली प्रतापगढ़ का एक किला है जहाँ पर जो सतारा में है, बेसिकली इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने काफ़ी सारे इसमें भी देखा होगा। तो प्रतापगढ़ जो किला है उसमें 1659 में बेसिकली ये अटैक या बैटल हुई थी जिसमें मराठा वर्सेस बीजापुर हुआ था। बीजापुर को कौन लीड कर रहे थे? जनरल अफजल खान लीड कर रहे थे। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर इसे लीड कर रहे थे। और यहाँ पर विक्टोरियस कौन हुए थे? तो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हुए थे, अफजल खान विक्टोरियस नहीं हुए थे, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ये सारी जो क्रोनोलॉजी है उसे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप दिस सेशंस आर हेल्पिंग अ लॉट, काफ़ी आपको इसमें मदद मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, देखते हैं कि पहला सेशन कितने लोगों ने देखा था। रंपा रेबिलियन का जो सेकंड फेज था 1921 वाला, उसके आपको लीडर का नाम बताना है कि बेसिकली वो लीडर कौन थे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, ये किसने बताया था, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको क्रोनोलॉजी में बताना है कि क्रोनोलॉजी में बता सकते हैं या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर का जो फर्स्ट था वो कौन सी ट्रीटी थी, यानी किस ट्रीटी से स्टार्ट हुआ था और आखिरी किस ट्रीटी से हुआ था, ठीक है। तो ये दो आप बता सकते हैं। बीच वाले दो मैं बता देता हूँ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ वडगांव था। एक आपको स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला आपको बताना है, यानी स्टार्ट किससे हुआ था और एंड किससे हुआ था, ठीक है। चलिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। अब आपका बुक आ गया है, बेसिकली हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942। तो इस बुक के बेसिकली ऑथर कौन थे? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और शरत चंद्र बोस। अब देखेंगे जैसे शरत चंद्र बोस है तो शरत चंद्र बोस बेसिकली काफ़ी कम तर बुक में आपको इनसे रिलेटेड डिटेल मिलेंगी, थोड़ी बहुत हम बात कर लेंगे, वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम द इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं 1920, तो ये बुक जो है सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की हमें और भी बुक्स के बारे में या न्यूज़पेपर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये काफ़ी इनरिचिंग सेशन है, कंटेंट इनरिचमेंट सेशन है। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू जो भी ऑप्शंस हैं उनको डीप डाउन करके आपको कंटेंट दिया जा सके, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बुक की बात करें तो हमने एक तो देख लिया द इंडियन स्ट्रगल, इसके अलावा द इंडियन पिलग्रिम था और उसके बाद एक स्वराज आपका न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो ये आपके 3 थे। अभी हमने सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज दिए हैं क्योंकि आपको ही पता होगा कि हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफ़ी सवाल हमें मिलेंगे, हरिपुरा स्टेशन, त्रिपुरी स्टेशन, सारे कुछ मिलेगा, तो वो हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने लिटरेरी सोर्सेज देख लिए, जिनका जिक्र कम मिलेगा, जैसे वी डी सावरकर का हो सकता है थोड़ा कम मिलेगा, तो उनसे रिलेटेड हम चीज़ें इसी ऑप्शन में या इसी क्वेश्चन में देख लेंगे ताकि आगे ज़रूरत अगर ना भी मिले तो हमारे पास कंटेंट रहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हमें आगे भी मिलेगा, इसलिए हम वो आगे देखें। जैसे लास्ट सेशन में हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो आगे भी मिलेंगे, ठीक है।
तो हम बात कर लेते हैं पहले सावरकर के बारे में। तो सावरकर की जो बुक थी वो थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, जो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड था। तो ये वाला आपका पहला बुक हो गया। दूसरा उन्होंने एक बुक लिखा था हिंदुत्व का, हु इज़ हिंदू, ठीक है, ये वाली बुक भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं हिंदुत्व, वो टर्म भी बेसिकली पहली बार इन्होंने ही यूज़ की थी, ठीक है। इनके अगर आप देखेंगे तो जो सेलुलर जेल है अंडमान एंड निकोबार का, जो कालिया पानी की सजा है, उनके लिए काफ़ी आपको ध्यान होगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो और उनके भाई यानी वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी बेसिकली फाउंड की थी। 1904 में फाउंड की थी। ये स्टार्टिंग में जब फाउंड हुआ था तो मित्र मेला के नाम से फाउंड हुआ था, बाद में इसे अभिनव भारत सोसाइटी का नाम दे दिया गया था। तो अभिनव भारत सोसाइटी आपने देख लिया होगा कि वीडी सावरकर और जीडी सावरकर जो दोनों भाई थे वो आपके यहाँ पे होंगे। इसके बाद फिर इंडियन हाउस, जो कि यूके में अगर आप देखेंगे तो ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, तो इंडियन हाउस में भी इनका कंट्रीब्यूशन था और साथ साथ फ्री इंडियन सोसाइटी में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है हु इज बीइंग एसोसिएटेड विद द इंडियन हाउस और द फ्री इंडियन एसोसिएशन, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन वीडी सावरकर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के, तो हिंदू महासभा के ये बेसिकली प्रेसिडेंट भी थे। फेज़ अगर आप बात करें तो ये 6 साल 1937 से लेके 43 का जो फेज़ था उसमें ये हिंदू महासभा के आपके प्रेसिडेंट भी थे। अब बात करते हैं इनको कब कब अरेस्ट किया गया है। तो इनको 1909 में पहली बार जो इन्हें अरेस्ट किया गया था वो 1909 में अरेस्ट किया गया था, इसलिए कि 1909 का जो एक्ट है कौन सा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसके विरोध में ये आर्म रिवोल्ट प्लॉट कर रहे थे। तो उसके बेसिकली चार्जेस थे ये, इस चार्जेस पे जो है वो अरेस्ट किया गया था 1909 में, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो 1910 में ही ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडियन हाउस का पार्ट थे, तो इस कारण से इन्हें जो है वो अरेस्ट किया गया था। इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो इन पे चार्जेस चल रहे थे नासिक के जो कलेक्टर थे जैक्सन, उनके मर्डर के लिए भी। अगर आप देखेंगे एक सीरीज ऑफ आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दिखेंगे, इस कारण से इन्हें 50 ईयर्स का क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट यानी काला पानी की सज़ा जो है वो दी जाती है वीडी सावरकर को। 1911 में ये दी जाती है और इनको सेलुलर जेल जो कि अंडमान एंड निकोबार का है वहाँ पर इन्हें भेज दिया जाता है। तो सेलुलर जेल जो है वहाँ पर इनको भेजा जाता है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है 1911 में, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं शरद चंद्र बोस। तो शरद चंद्र बोस बेसिकली भाई थे किनके, सुभाष चंद्र बोस के, और इनसे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, इंडिपेंडेंस एक्ट ये सबसे रिलेटेड। तो मेन जो था ये बंगाल के बैरिस्टर थे और ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, दैट्स इट। ये भाई थे सुभाष चंद्र बोस के, तो इनसे रिलेटेड कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था कि जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ों को देख लिया इसमें भी। बस इतने ही 3 ही सवाल थे आपके क्वेश्चन। इसके बाद हम CDS 1 2022 को डिस्कस करेंगे, फिर CDS 2 2022 को डिस्कस करेंगे, और फिर यही नॉलेज को अप्लाई करके हम CDS 1 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार से ये नॉलेज के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू लॉट। काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करें। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। हम कोशिश करते हैं कि सारे ही ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल में कवर करें। आप देख भी सकते हैं हम सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं। जो भी ऐसे थोड़े से इंटरेस्टिंग आपके इवेंट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको इंटरेस्टिंग जानकारी भी देते हैं। जैसे आज आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा सिटीज़ ऑफ जंजीरा और जंजीरा फोर्ट ये सब के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद जाके थोड़ा बहुत देखेंगे भी जंजीरा फोर्ट के बारे में, ठीक है। बाकी कभी घूमने जाने का मौका मिले तो जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। सो इस सीरीज़ की ये 3rd लेक्चर है। जो पहली बार इस सीरीज़ के लेक्चर को देख रहे हैं तो वो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के डिस्कस करते हैं। अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टैकल करना रियल एग्जाम में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट आप देखेंगे विद द ऑप्शंस हम कितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक फिक्स सोर्स नहीं है। हाँ, 1-2 मेजर सोर्सेज है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आ जाते हैं, बट आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से नहीं बन पाते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेस करके उनके बेसिस पर जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, जो आमतौर पे मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, वो आप कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पे ही अगर क्वेश्चन देखेंगे 16th नंबर जो है जिसमें अमर कथा के बारे में पूछा गया, तो ये आपने
फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पढ़ लिया, लेकिन क्या आपको अमर जीवन के बारे में पता है? अब नेक्स्ट एग्जाम में अमर जीवन से रिलेटेड आ जाता है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? या इसमें एक आंसर होगा, बाकी ऑप्शंस में जो नाम है उनके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते? तो उन सभी से रिलेटेड हम डिटेल एनालिसिस करते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें हो जाएं। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो एरियाज़ या वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी भी डिटेल्ड एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो इस कारण से ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेलीग्राम की बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस है, यहीं पर आपको PDF देखने के लिए मिलेगी। तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाके एज डिफेंस सर्च कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF देखने के लिए मिल जाएगा। हमने इससे पहले CDS 1 2023, CDS 2 2023 के क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम CDS 1 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो 16th नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 15 देखे हैं। 15 में हमारा वो 24 वाला रहता है, उसके अलावा हमने कर लिया। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, इनमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बंगाली वुमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर कथा लिखी थी, ठीक है। अब इसी पे एक सवाल होता है कि ऐसे कौन सी पहली बंगाली वुमेन थी या पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अब देखिए इस तरह के सवाल अगर बनते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बट इस सीरीज़ को अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तो इस तरह की चीज़ें पे बहुत ही अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं अमर कथा की, तो यह आपने पढ़ रखा होगा। इसका आंसर विनोदिनी दासी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे विनोदिनी दासी के बारे में, एंड देन हम जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी एक एक करके देखेंगे। तो अगर हम विनोदिनी दासी के बारे में बात करें तो इन्हें हम नोटी विनोदिनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इनका लाइफ स्पैन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके बुक की, तो बुक आपकी हो गई अमर कथा द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ये अपने आप में क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो बेसिकली इनके कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो बंगाली थिएटर में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था, यानी एक बंगाली वुमेन थी जिनका कंट्रीब्यूशन हमें बंगाली थिएटर में देखने के लिए मिलता है। अगर आपने देखा हो कलकत्ता में जो आपका स्टार थिएटर है, बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस है ये, जो कि 1883 में ही इस्टेब्लिश हुआ था और वो बेसिकली इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हाउस इन्होंने फाउंड किया था। तो ये आपका हो गया विनोदिनी दासी के बारे में, ठीक है। मेन तो इनसे ये बुक ही आता है, बाकी थोड़ा बहुत मैंने इनसे रिलेटेड बता दिया। बट अब सवाल बनता है दूसरा कि राज सुंदरी देवी कौन थी। तो राज सुंदरी देवी ही वो पहली वुमेन थी जिनका मैंने अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन या फर्स्ट बंगाली टू राइट दी ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले पहली बंगाली और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अब सवाल उठता है कि वो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम था अमर जीवन, ठीक है। जीवन लिखा हुआ वो थोड़ा सा बंगाली एंशेंट की वजह से अमर जीवन, ठीक है। माई लाइफ ये एक ऑटोबायोग्राफी थी जो कि 1876 में ये लिखा गया था। अगर यहाँ पे अमर कथा भी देखेंगे तो ये आपका 1910 से 1913 के बीच में लिखा गया है। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इससे भी पहले अगर आप 1876 में जाते हैं तो उस समय आपको अमर जीवन देखने के लिए मिल जाता है। और ये अमर जीवन जो है वो राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है, जो कि पहली महिला हैं जिन्होंने कोई भी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो। तो ये आपको बात अब यहाँ से पता होनी चाहिए। तो अब सवाल अगर ये भी बन जाता है कि अमर जीवन द माई लाइफ जो है वो किसने लिखा था या किस बंगाली वुमेन लिखा था। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पर मैं इसे कट करके यहाँ पर क्वेश्चन बना दूँ कि अमर जीवन, तो अब इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। और या ये मैं पूछ लूँ कि पहली महिला जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, तो उसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राज सुंदरी देवी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेगम रोकेया शेखावत हुसैन के बारे में, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा बांग्लादेश में रोकेया डे मनाया जाता है, तो वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर है। थोड़ी बहुत अभी हम डिस्कशन करते हैं, फिर आपको इससे रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन की बात करें, ये एक बंगाली फेमिनिस्ट थी जिन्होंने मुस्लिम गर्ल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें की थी। अगर हम साउथ एशिया में बेसिकली बात करें तो वुमेन लिबरेशन में काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट रोल था और ये पाइनियर माने जाते हैं, पहले थे। मेन हो जाता है इनसे रिलेटेड वर्क्स, यानी कौन कौन से इन्होंने वर्क्स किए हैं, लिटरेरी वर्क स्पेसिफिकली। तो माटी चूर जो है, अ स्ट्रिंग ऑफ स्वीट पर्ल्स, तो ये इनकी बुक है। इसके अलावा जो सुल्तानाज ड्रीम है वो इनकी है। या फिर अब आप बात करेंगे अवरोध बासिनी द कन्फाइंड वुमेन, इसमें सिर्फ अगर आपको याद करना है तो कोई वो एक यही है कि अवरोध बासिनी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पद्मर्ग एसेंस ऑफ लोटस जो है वो 1924 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट बात करें तो 1916 में, 1900 अगर आप 16 में देख तो अंजुमन
ए खवतीन अस्लाम, जो मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन थी, इसे इन्होंने फाउंड किया था। और इन्होंने बंगाल वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी 1926 में, उसे इन्होंने प्रिसाइड किया था। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो 9 दिसंबर को हर साल बांग्लादेश में रोकिया डे के नाम से मनाया जाता है। और वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर है, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन के ऊपर ही मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल हो जाता है। तो इनकी जो बुक्स हैं उसमें सारी बुक्स आप याद नहीं भी रखेंगे तो आपका चल जाएगा। अवरोध बासिनी एक है बुक जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि 1926 में बेसिकली जो बंगाल वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में, उसे इन्होंने प्रिसाइड किया था। इसके अलावा अंजुमन एक ख़वातीन इस्लाम जो है वो एक बेसिकली मुस्लिम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो या एसोसिएशन थी, तो वो इन्होंने ही फाइंड की थी 1916 में। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो लास्ट हमारा क्या था, कैलाश बासिनी देवी। अगर देखेंगे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आमतौर पे आप किसी भी ट्रेडिशनल बुक में नहीं पढ़ते हैं, बट सिंस यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा है, वो ऑप्शन में डाला है, तो अगली बार उससे क्वेश्चन बन सकता है। और मैं दिखाऊंगा, जैसे इस वाले भी अगर आप देखेंगे, अभी हमने सिर्फ 2 लेक्चर लिए, फिर भी आप देखेंगे रिपीटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलाश बासिनी देवी के, तो इनकी बेसिकली अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही है, वो है आपका हिंदू महिला गानेर अवस्था, ठीक है, द रेच्ड कंडीशन ऑफ हिंदू वुमेन। इसमें इन्होंने क्या क्या हिंदू वुमेन से रिलेटेड बात की, तो चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड बात की, फीमेल के एजुकेशन से रिलेटेड बात की, और डोमेस्टिक लेबर से रिलेटेड बात की है। तो इन सभी एस्पेक्ट पे इन्होंने आपके हिंदू वुमेन के कंडीशंस के ऊपर जो है वो बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आमतौर पे कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में आपको सजाना है इसे। आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर आपका फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा हो गया, और उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया। अब जैसे इसमें थर्ड है, तो थर्ड के बारे में आमतौर पे जानकारी नहीं होती है, बट बाकी के बारे में भी जानकारी है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप निमोनिक्स के थ्रू देखते हैं तो केक आपका हो जाता है चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। और आपको पता होगा कि इसके बाद ही जालियांवाला बाग हुई, ये तो सिंपल सी है, ठीक है। तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो पहले 2 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए, खेड़ा इसमें है नहीं, फिर जालियांवाला बाग, यानी 2 1 4 ही आना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि सत्याग्रह सभा कभी भी हो, बट 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद ही 4 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 से पहले 1 है तो ये खत्म, 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद 4 है, फिर 2 के बाद 4 है, फिर 1 है, तो ये नहीं हो सकता, फिर 2 के बाद लेकिन 4 पहले है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर इससे आप ट्रेस करते हैं तो आपको दिखेगा थर्ड बीच में, यानी कि बीच में हुआ होगा, ठीक। अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो मैंने थोड़ा एग्जैक्ट डेट आपको दे दिया है। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं 10 अप्रैल 1917 आपका आ जाता है। मार्च 1918 में आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ जाता है। सत्याग्रह सभा जो है वो फरवरी 1919 आ जाता है, और 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग मैसेकर आ जाता है। एक एक करके हम सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में देखने जा रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह सभा होगी, बिकॉज बाकी के बारे में तो आप नॉर्मली पढ़ते ही हैं। अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जानकारी आपके पास अब होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, बिकॉज ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो जो चीज़ आप ट्रेडिशनल बुक्स में आमतौर पे बहुत ही इजीली पढ़ते हैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वहाँ भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह बेसिकली पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि चंपारण है कहाँ पर, तो चंपारण आपका बिहार में है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, तो इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके ऊपर बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहाँ पे इनवाइट किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। वहीं पर अगर आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को देखेंगे तो वो फर्स्ट हंगर मूवमेंट है। नॉन कोऑपरेशन की बात कर लेंगे पहला तो वो खेड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस जो है वो चंपारण सत्याग्रह है। इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था, बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी चंपारण बिहार में। अब सवाल उठता है कि इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर ऐसा क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो बेसिकली वहां पर 3 कठिया सिस्टम लाया गया था। 3 कट्ठा, एक कट्ठा में 3, यानी कि अगर आप बात करते हैं एक लैंड है 20 का, तो उसमें से जो थर्ड पार्ट है, यानी कि अगर प्रपोर्शन में अगर आप देख लेते हैं इसे, तो आपका बेसिकली 1 बाई प्रपोर्शन ही, बेसिकली अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपका ये अराउंड
15% हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या था कि 20 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स में आपको क्या करना है, इंडिगो का प्लांटेशन करना है, ठीक है। इंडिगो का प्लांटेशन करना है और उसके बाद जो है उनसे इलीगल ड्यूज़ भी लिए जा रहे थे। तो बेसिकली लास्ट में फाइनली क्या होता है कि 25 कंपनसेशन पे, यानी 25% जो है वो रिटर्न करने पे बात हो जाती है। और इसमें अगर हम लीडर्स की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद मजहरूल हक हो गए, महादेव देसाई हो गए, JB कृपलानी हो गए, या नरहरि पारेख हो गए। तो ये सारे आप लीडर्स के नाम देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर क्या है वो आपको देखना है कि नील दर्पण, अब सवाल यहीं से बनता हुआ हमें दिखेगा कि नील दर्पण जो था वो किन्होंने लिखा है, वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। और ये बेसिकली नील विद्रोह यानी इंडिगो रिवोल्ट या बेसिकली आपका चंपारण सत्याग्रह से ही रिलेटेड है। तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। सॉरी, चंपारण से नहीं, इंडिगो रिवोल्ट जो आपका हुआ था 1858 के अराउंड में, तो उस से रिलेटेड ये आपका था, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट यहाँ पर हमने देखा, इसीलिए हमने ये भी देख लिया कि नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र जो कि इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अगर हम देखेंगे तो हमें ये दिखता है कि कॉटन मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट किस कॉन्टेक्स्ट पे होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा प्लेग बोनस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स का डिमांड होता है 50% जो है वो राइज होना चाहिए, यानी 15% उनके वेज में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस वहाँ पे अच्छी उतनी नहीं थी। वहीं पे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने वहाँ पर डिमांड किया था 35% से ज़्यादा का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने बुलाया था गांधी जी को, तो वो थे अनसुईया साराभाई ने। ये बेसिकली अहमदाबाद की जो आपकी मिल एसोसिएशन थी उनकी हेड थी, ठीक है। तो ये इन्होंने इनको बुलाया था। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, यहाँ पर हमारी अनसुईया साराभाई ने बुलाया था। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रहता है। खेड़ा इसमें नहीं है, हम खेड़ा की बात बाद में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सत्याग्रह सभा। तो सबसे पहले नाम से ही थोड़ा बहुत आप रिलेट कर लेंगे कि हाँ, सत्याग्रह सभा किसने फाउंड की होगी, तो महात्मा गांधी ने फाउंड की थी। फरवरी 1919 में फाइंड की थी। और बेसिकली ये किस लिए फाइंड की गई थी, तो जो आपका रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट जिसे कहते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए सत्याग्रह सभा को फाउंड किया गया था। तो अगर यहाँ पर आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि सत्याग्रह सभा जो है महात्मा गांधी ने फाउंड किया था 1919 में, और वो आपका रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में किया था, यानी उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट करने के। जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं डाली है, बिकॉज आपको ही पता है कि ये बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो धीरे धीरे करके हम इसे अच्छे से कर लेंगे। बाकी हम मेनली अगर चीज़ों को देखते हैं तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो है एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। इसमें जो आपको मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने बेसिकली अलाउ किया था, तो वो थे आपके रेनाल्ड डायर, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइकल ओडायर जो थे उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके पंजाब के, लेकिन जो मिलिट्री कमांडर थे वो रेनाल्ड डायर थे, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्सन का नाम आपको ध्यान आएगा, वह सैफुद्दीन किचलू। तो अब इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सैफुद्दीन किचलू से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको आमतौर पे देखने के लिए नहीं मिलती है। जब भी आप जालियांवाला बाग मैसेकर पढ़ेंगे आपके नेम्स तो ध्यान आ जाएंगे, बट हाँ, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कम पता होती हैं। तो सैफुद्दीन किचलू के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनसे रिलेटेड है कि नौजवान भारत सभा में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बाद आप जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उनसे रिलेटेड इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा जो उर्दू डेली था आपका तंजीम, वो भी इन्होंने फाउंड किया था। और एक स्वराज आश्रम जो है वो इन्होंने ही फाउंड किया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट, तो आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने बेसिकली जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही अपना नाइटहुड जो है वो रिनाउंस कर दिया था, और महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद जो है वो रिनाउंस कर दिया था। अब कैसरे हिंद उन्हें कब मिला था, तो मिला था 1915 में। किन्होंने दिया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। किस लिए दिया था, तो पब्लिक सर्विस में। ऐसा पब्लिक सर्विस में उन्होंने क्या किया कि जिसके लिए उन्हें कैसरे हिंद मिला था, तो वो बेसिकली उन्हें इंडियन एम्बुलेंस कोड जो है कोर था, बेसिकली कोर जो है उसके लिए मिला था, जो कि आपका बोयर्स वॉर जो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें उन्होंने रेस की थी, तो उसके लिए इन्हें मिला था। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप आमतौर पे अपने बुक्स में पढ़ते होंगे कि 1916 की अगर हम बात करते हैं तो 1916 में अगर हम देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1916 में इनमें से कौन सी इवेंट हुई थी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे,
तो 3 है हमारे लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, फिर आपका कांग्रेस लीग पैक्ट हो गई, इसके अलावा आपका फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग हो गया। अगर आप ये दोनों देखेंगे तो ये बेसिकली दोनों ही आपके लखनऊ सेशन से ही रिलेटेड है या लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड, आपका इसे ही लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उसके एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है 1916 में, जो कि होता है कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। इसे प्रिसाइड कौन करते हैं, तो AC मजूमदार करते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई थी। तो अगर आप याद करेंगे 1907 का पीरियड, तो 1907 के पीरियड में आप देखेंगे सूरत स्प्लिट हमें देखने के लिए मिलता है। इससे पहले अगर हम पहले तो देख लें तो 1905 1906, ठीक है। 1905 को किसने प्रिसाइड किया था, तो आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था, सॉरी गोखले ने किया था। 1906 को किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यहाँ पर फिर आपका सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों जो आपका एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से हटा दिया जाता है, तो इनका री एडमिशन जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, वो आपका देखने के लिए मिलता है इसी सेशन में, यानी कि लखनऊ के सेशन में जो INC का सेशन हुआ था, उसी में आपका रीएडमिशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट होता है रिगार्डिंग दी सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसके बाद दोनों ही मिलकर, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिलती है, दोनों ही मिलकर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं। तो इस कारण से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही एक से रिलेटेड, यानी लखनऊ सेशन और कांग्रेस लीग पैक्ट भी इसी से रिलेटेड है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। मोहम्मद अली की जो न्यूज़पेपर थी उसका नाम कॉमरेड था, और मौलाना आज़ाद की जो थी अल हिलाल था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं आपकी होम रूल लीग के ऊपर, ठीक है। तो होम रूल लीग को अगर हम देखें मूवमेंट को 1916 के, तो 2 पार्ट में है। एक आपकी तिलक की होगी, एक बेसेंट की होगी। तिलक की पहले स्टार्ट हुई थी अप्रैल 1916 में, बेलागम में, बेसिकली ये महाराष्ट्र में थी, लेकिन बॉम्बे को छोड़कर फिर कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, इसमें जो मेन इनका इन्फ्लुएंस एरिया था वो महाराष्ट्र और कर्नाटका ही था। बेसेंट की बात करते हैं तो उनकी जो लीग थी वो सितंबर 1916 में मद्रास से स्टार्ट हुई थी। अड्यार इसका बेसिकली हेडक्वार्टर्स था, और ये बाकी एरियाज़, यानी ये सारे एरियाज़ को छोड़ दे तो उसके अलावा जो एरियाज़ हैं उन सभी में इनका था। इसमें एक स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बेसेंट की स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ इंडियाज़ लॉयल्टी इज़ इंडियाज़ फ्रीडम। अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसेंट ने दी थी। द प्राइस ऑफ इंडियाज़ लॉयल्टी इज़ इंडियाज़ फ्रीडम, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1920 में क्या हुआ, 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा किया गया था। तो अगर अभी आपने देखा होगा, हमने बात की थी सत्याग्रह सभा की, और अभी हमने देखा स्वराज्य सभा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने भी अपनी इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में स्टार्ट की थी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में थी 1917 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी हमने सारा कुछ इसमें सारे ही ऑप्शंस को देख लिया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली एक मिशन से है, सिरारोंपोर जो मिशन है उनसे रिलेटेड है, और पूछा गया है कि इनमें से जो गिवन पर्सन्स हैं वो किससे रिलेटेड है। विलियम हैरी है, आपका मार्सन है, वॉर्ड है, और डेविड हैरे है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम रिलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये आपका क्रिश्चियन से रिलेटेड है, और डेविड हैरे जो है वो हिंदू से रिलेटेड थे। तो कम से कम एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि है 4। तो फिर भी हमारा आंसर तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें करेक्ट आंसर आपका C वैसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर थोड़ा लॉजिक और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एग्जामिनर ने यहाँ से ऑप्शन सेट करना स्टार्ट किया होगा। इसके बाद 3 सेट किए जो कि करेक्ट थे, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वैसे करके थोड़ा ठीक है। बाकी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखिए, सिरारोंपोर मिशन के बारे में जानते हैं। ये पहली क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इससे पहले थोड़ा और बैकग्राउंड में चले जाते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। तो पहली कैथोलिक चर्च की अगर हम बात करें इंडिया में, तो वो 1599 में हमें देखने के लिए मिलता है बांडेल में, ठीक है। बांडेल में पहली कैथोलिक चर्च हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद 200 साल बाद क्या होता है, 200 साल बाद 1800 में आपको प्रोटेस्टेंट चर्च, जो कि सिरारोंपोर में, इसे सिरारोंपोर आपका
चर्च भी कहते हैं, वो विलियम हैरी ने इस्टेब्लिश किया था और वो यहाँ के चीफ प्रीस्ट बने थे। इन्हीं के हेल्प में बेसिकली इनके बेसिकली 2 असिस्टेंट कह सकते हैं, इनके साथ जो थे वो मार्समैन और वॉर्ड थे, और इन्होंने ही, अगर हम देखेंगे 10 जैन 1800 को आपको दिखेगा कि आपका सिरारामपुर मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, और ये आपका क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन 3 पर्सन आपके हो गए, विलियम कैरी हो गए, जॉन मार्सन हो गए और आपके विलियम वॉर्ड हो गए। ठीक है, इसका डेविड हैरे के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने बताया था डेविड हैरे के बेसिकली बात ये सिंपल सी है कि 1800 में, स्पेसिफिकली आई थिंक 1815 में ये इंडिया आए थे और एज अ वॉच मेकर आए थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया था। इससे ज़्यादा इनसे रिलेटेड जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये रिलेट करेंगे थोड़ा सा कि ये हिंदू से रिलेटेड थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखेगा आपकी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन द 19th सेंचुरी पीजेंट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज द रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर। अब लॉजिक से आप बताइए ये स्टेटमेंट कभी भी गलत हो सकता है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज 19th सेंचुरी में कितने सारे हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें ये गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद कहता है कि इन मई 1875 विलेज सूपा इन पूना डिस्ट्रिक्ट इन बॉम्बे Deccan peasants attacked the shopkeeper, burned the बही खातास, looted the grain shops, set fires and the saukars। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये बेसिकली डेक्कन रॉयट्स से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डेक्कन रॉयट्स का रेफरेंस देखा था, इसमें हम डेक्कन रॉयट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। डेक्कन रॉयट्स के बारे में हम देख लेते हैं। 1875 में हुआ। अब कोई भी रॉयट होता है तो सबसे पहले एरिया, तो एरिया तो हमारा ठीक है, डेक्कन एरिया हो गया आपका, महाराष्ट्र ये सब वाला एरिया हो गया। आपने ज्योग्राफी में डेक्कन ट्रैप्स ये सब पढ़ रखे होंगे, तो उन सभी से रिलेटेड आप एरिया अपना विजुअलाइज कर सकते हैं। बात करते हैं ऐसा डेक्कन में क्या हो गया। तो डेक्कन में बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर रैयतवाड़ी जो है वो किया गया था। रैयतवाड़ी आप बता देंगे कौन कौन किन ब्रिटिशर्स ने इन्हें लाया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो हैवी टैक्सेशन यहाँ पर इम्पोज किया गया था, ठीक है, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हुआ, जो मनी लेंडर्स जो थे वो आउटसाइडर्स थे, बेसिकली आपके मारवाड़ीज़ या गुजरातीज़ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो ये दूसरा रीज़न हो गया, यानी पहला तो हैवी टैक्सेशन, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। दूसरा कि जो लेने वाले थे मनी लेंडर्स वो भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, आउटसाइडर्स थे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई वो क्या हो गई कि यहाँ पे इसे ठीक कर लेते हैं, क्रैश इन द कॉटन प्राइस। अगर थोड़ी सी आपने स्टोरी पढ़ी हो, थोड़ी सी आपने देखी होगी, तो बेसिकली क्या होता था कि ब्रिटिश में जो आपकी कॉटन है वो कहाँ से आती थी, अमेरिका से आती थी। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 1864 में, तो कॉटन वहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया कि इंडिया से कॉटन ले जाने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो ख़त्म हो गया 1864 में। नाउ फिर से अब वो अमेरिका से लेना स्टार्ट कर देंगे, तो अब यहाँ पर भारत में क्या होगी, कॉटन की डिमांड कम हो जाएगी। जब तक कॉटन की डिमांड थी तब तक तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पे मिल रहे थे, बट जैसे ही वहाँ से अमेरिका से उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पर कॉटन प्राइसेस कम हो गए। इन सभी को अगर हम देखें, ये सारी ही चीज़ों को, तो इसके बाद इन सभी की वजह से बेसिकली जो है वहाँ के पीजेंट्स ने एक सोशल बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट किया 1875 में, जिसे हम डेक्कन रॉयट्स के नाम से जानते हैं। और इसमें आप देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की, एम जी राणा डे के द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी, उन्होंने भी इस जो आपका रॉयट है इसे सपोर्ट किया था। इसके आपके देखेंगे, इसके अगेंस्ट में अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेक्कन राइट कमीशन बनाई गई थी 1878 में, जो कि विलियम वेडनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी। तो बस सिंपल आपको ईयर याद रखना है और विलियम वेडनबर्ग याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 1875 में डेक्कन राइट्स हुई, उसके बाद 1878 में आपका डेक्कन राइट्स कमीशन बनाया गया था विलियम वेडनबर्ग के अंतर्गत, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस मिशन को बेसिकली इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। उसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या कि डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट जो है 1879 लाया था। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो भी फार्मर्स ऐसे हैं जो अपना डेट्स जो है, कर्ज जो है वो अगर पे नहीं कर पाते तो उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा या उनको बार के पीछे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बाकी ये इस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया था। तो ओवरऑल हमने देख लिया, डेक्कन राइट मिशन हमने देख लिया है, फिर कमीशन के बारे में देख लिया और उससे रिलेटेड हमने एक एक्ट भी देख लिया जो कि 1879 में आया था। तो आई होप हमने काफ़ी कुछ इसमें इस लेक्चर में हमने देखा है। हमने चंपारण से रिलेटेड, अहमदाबाद से रिलेटेड सत्याग्रह सभा हो गया, या आपका
लखनऊ पैक्ट और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। इसी तरह के सेशन हम आगे भी लेते रहेंगे और काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी अपने कमेंट्स जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तरह से हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। इसकी PDF आपको एज डिफेंस टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है जो भी UPSC लेता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।